Progress. चलो भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई हम लोग 102 के क्लोजर पे है और आज अपना ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे दो तीन छोटे कॉन्सेप्ट्स बचे हुए वो हम लोग जो है वो ख़त्म करें एंड उसके बाद जो कुछ सम्स है वो भी हम लोग को देखने हैं। आज ये चैप्टर्स हम लोग जो है वो ख़त्म कर देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। फॉर नाउ मैं चाहता हूँ कि सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। राइट, अ वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में अपने को भाई इसको मिलके आराम आराम से सॉल्व करना है। और द क्वेश्चन इज विद रिगार्ड्स टू सार, दैट इज शेयर एप्रिसिएशन राइट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 323। राइट, साथ में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा शर्ट का कलर अच्छा नहीं है इसलिए हो सकता है ऐसा कि भाई खाली मुंह आपको दिखे कभी कभी बीच बीच में और पूरा ये जो पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट रहे बिकॉज ऑफ द ग्रीन स्क्रीन टूल। राइट, कौन से कलर नहीं पहन सकते रे? ग्रीन तो है, येलो भी नहीं पहन सकते और ये दो तो है ही भाई। ग्रीन पहनूंगा तो पूरा इतना ही दिखेगा, ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं। ऐसे लगेगा वो राहु केतु पढ़ा रहा है तुम लोग को। राइट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, उठा ले भाई, जरूरी कॉल होगा। राइट, आई गेस आप सबने जो है वो अपने बुक में ये निकाल लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम रीडिंग करने जा रहे हैं और उसके बाद सॉल्विंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है एन एंटिटी विच फॉलो इट्स फाइनेंशियल ईयर एज पर द कैलेंडर ईयर। बहुत जरूरी है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये लोग बताते हैं कि हम इस क्वेश्चन के अंदर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, खाली 31 दिसंबर लिखकर छोड़ देते हैं। तो इसमें बताया है वी शुड अप्रिशिएट दैट, वी शुड बी ग्रेटफुल दैट पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग ने 1000 शेयर एप्रिसिएशन राइट दिए हम लोग के 40 मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को और ये डेट है 1 Jan 2025। ठीक है, द सार प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयज विद राइट टू रिसीव एट द डेट व्हेन द राइट्स आर एक्सरसाइज्ड कैश इक्वल टू द एप्रिसिएशन इन द एंटिटी शेयर प्राइस सिंस द ग्रांट डेट। हिंदी अनुवाद, ग्रांट डेट के बाद हमारे शेयर प्राइस के अंदर जो भी एप्रिसिएशन आए हैं वो सारा एप्रिसिएशन आपको नगद फॉर्म में मिलेगा। और वो कब मिलेगा? जिस दिन आप आके एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब जिस दिन आके हमें बोल रहे हो कि भाई मेरे को मेरे पैसे चाहिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सारे राइट्स जो है वो वेस्ट हो रहे हैं ऑन 31 दिसंबर 2026। देखिए भाई, यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने 1 Jan 2025 को ये राइट्स ग्रांट किए थे और जब ये वेस्ट हो रहे हैं 31 दिसंबर 2026 को, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वेस्टिंग पीरियड कितना है तो हम इसे बोलेंगे 2 साल। एक तो 2025 पूरा, ध्यान रहे कैलेंडर ईयर है, तो एक तो 2025 पूरा फ्रॉम 1 Jan टिल दिसंबर 2025 और एक 2026 भी पूरा, तो ये 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है। साइड में मैं यहां पे लिख देता हूं 2 साल का वेस्टिंग पीरियड। एंड आगे जाके सार आप अपने मन मुताबिक एक्सरसाइज कर सकते हो 2027 में या 2028 में, वो आपके ऊपर है। आगे लिखा हुआ है मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है ग्रांट डेट पे कि हमारे सार की जो फेयर वैल्यू है वो है 11। ये यूजलेस है, क्योंकि अगर शेयर एप्रिसिएशन राइट आप किसी को दे रहे हो और वहां पे वेस्टिंग कंडीशन आपने रखी हुई है तो ग्रांट डेट के फेयर वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं रखती है, बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। फॉर अस जो फेयर वैल्यू मायने रखेगी वो है एवरी रिपोर्टिंग डेट पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये बहुत यूजलेस है। आगे लिखा हुआ है एंड इट एस्टिमेट दैट कि ये 2 साल के दौरान 10% ऐसे एम्प्लॉयज है जो हम लोग को विदा करेंगे, छोड़कर जाएंगे। आपको सार की फेयर वैल्यू देके रखी है फॉर 25, 26, 27 एंड 28। सर वेस्टिंग पीरियड तो 2 साल का ही है, तो यहाँ पे 4 4 साल की फेयर वैल्यू क्यों दे रहे हैं? वेल, वेस्टिंग पीरियड 2 साल का है बट एक्सरसाइज पीरियड जो है वो आपके और 2 साल का है, तो आपकी बुकिंग चलती रहनी चाहिए उन एम्प्लॉयज के लिए जिन्होंने आकर जो है वो अभी तक सार एक्सरसाइज किए ही नहीं है। राइट, तो ये 4 हम लोग के साल है। सर आप क्वेश्चन बैंक निकालो। राइट, 4 हम लोग के साल है। आगे क्या लिखा हुआ है? 10% एम्प्लॉयज छोड़कर चले गए ये 2026 से पहले पहले। 31 दिसंबर 2027 को जब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है सार का 10 रुपए था। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में पहली बार ये वर्ड आया है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब तक जो वर्ड आ रहा था वो बार बार आ रहा था फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, एंड द करंट वर्ड इज इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं यहां पे लिखा रहा हूं, देखो फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ये दो शब्दों में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन के पास में आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये इकलौता क्वेश्चन है जिसके अंदर ये बात आई है। फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या फर्क है? देखिए सिंपल सा फर्क है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या हो गया? जब मैं आपको बताता हूं कि ग्रांट डेट पे किसी ऑप्शन की फेयर वैल्यू जो है वो 12 रुपया है, इसका मतलब आज अगर मेरे से कोई पैसे मांग रहा है तो मैं उसे 12 नहीं दूंगा।
₹12 फेयर वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि मुझे जब ये लग रहा है कि मुझसे पैसे मांगेगा, तब मुझे कितने देने पड़ सकते हैं? ₹12। तो हम फेयर वैल्यू को थोड़ा बहुत फ्यूचर वैल्यू की तरह भी देख सकते हैं। तो आपको जब 2025 में बताया जा रहा है कि फेयर वैल्यू 12 है, इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको ₹12 देने पड़ रहे हैं। इट इज, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एम्प्लॉयज जब जाके मुझसे पैसे मांगेंगे तो मुझे कितना पैसा देना पड़ सकता है? ₹12 देना पड़ सकता है। दैट इज फेयर वैल्यू। इट इज अ फ्यूचर वैल्यू। इनफैक्ट 2026 में भी जब मैं बोलता हूं कि फेयर वैल्यू 8 है, मतलब क्या? कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जब मेरे से एम्प्लॉयज मांगेंगे पैसा तो मुझे ₹8 देना पड़ सकता है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आज की वैल्यू होती है, कि आज के आज अगर एम्प्लॉय हमसे पैसा मांग रहे हैं, यहां पे लिखो आज के आज जो एम्प्लॉयज को पैसे देने पड़े, आज के आज जो एम्प्लॉयज को पैसे देने पड़े, दैट इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। सर इसका मतलब सिंपल सा है, मैं यहां पे 2028 के बाद तो किसी को भी पैसे नहीं दूंगा, ये वाली बात तो फिक्स है, क्योंकि एक बार एक्सरसाइज पीरियड चला गया तो उसके बाद बात ही खत्म हो गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2028 एक ऐसा डेट है जब आपका फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम हो जाएगा, बिकॉज मैंने हर बार फेयर वैल्यू 2028 के एंड को ध्यान में रख के ही एस्टिमेट किया था। लेकिन अब जब 2028 असल में आ चुका है तो मेरी फेयर वैल्यू उस दिन की और मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू उस दिन की दोनों क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। तो एक सिंपल सी बात आप ध्यान में रखो, इस क्वेश्चन में एक नया वर्ड यूज किया है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये क्या काम आएगा? उस दिन अगर कोई पैसे मांग रहा है तो उसे कितना देना पड़ेगा, उसके लिए काम आएगा। एक सिंपल सी बात यहां पे देखो, यहां पे जैसे बोला जा रहा है कि 31 दिसंबर 2027 को जब इंट्रिंसिक वैल्यू ₹10 था, अगर आप देखोगे 31 दिसंबर 27 को फेयर वैल्यू ₹13 है, लेकिन यही ये लोग इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बोल रहे हैं? ₹10। तो ये दो स्टेटमेंट में फर्क क्या हो गया? आज के आज हमसे कोई 2027 के एंड में पैसे मांगता है तो उसे मुझे पैसे देने पड़ेंगे ₹10। लेकिन कोई हमसे 2028 में पैसे मांगेगा तो उसके हिसाब से मुझे बुकिंग कितनी करनी चाहिए? ₹13। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसीलिए 2028 के एंड में देखो, 2028 के एंड में फेयर वैल्यू भी ₹12 है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी एट द एंड ऑफ द 2028 क्या आ गया? 12 आ गया। बिकॉज 2028 के एंड में आप एस्टिमेशन मारना बंद कर चुके हो, क्योंकि अब इसके बाद जो ले रहा है वो अब आ ही नहीं सकता। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो पैसे लेके जाओ या आपका ऑप्शन क्या हो रहा है? लैप्स हो रहा है। तो इसीलिए आज जब 2028 आके रखा है, आपकी फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों क्या आ गई है? सेम आ गई है। तो हमेशा ध्यान में रखना, इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ वैल्यू विच वी नीड टू पे टुडे, अगर कोई सेटलमेंट मांगने आ रहा है तो। फेयर वैल्यू इज अ वैल्यू विच वी नीड टू बुक इन ऑर्डर टू एंश्योर कि फ्यूचर में अगर कोई पैसे मांगे तो मुझे कितने देने पड़ सकते हैं। इसलिए फेयर वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट वैल्यू। क्या ये वाली बात क्लियर है एकदम अच्छे से? आज कोई पैसे मांगने आ रहा है, किसके हिसाब से पे करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। बचे हुए एम्प्लॉयज जो अभी तक पैसे मांगने नहीं आए हैं, उनकी बुकिंग किसके हिसाब से चलेगी? फेयर वैल्यू के हिसाब से। आई बात आपको समझ? इसको और थोड़ा अगर हम देखें तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2027 को 6 एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन, तो मतलब यहां पे देखो 40 एम्प्लॉय थे, 10% छोड़कर गए तो बचे कितने? 36। 36 में से कितने एम्प्लॉय ने कर लिया? 6। मतलब 6 के 6 जन आज पैसा मांग रहे, उनको पेमेंट किसके हिसाब से देना पड़ेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू? ₹10। और कोई बोलेगा सर वो 30 जन, उनकी बुकिंग हम लोग किसके हिसाब से करेंगे? एज पर द फेयर वैल्यू। आई बात आपको समझ? दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस। आज की वैल्यू कौन सी है? इंट्रिंसिक वैल्यू। और कल की वैल्यू कौन सी है? फेयर वैल्यू। कल जिस दिन को अपन ने देखा है वो दिन जब आ चुका है तो वो दिन फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों क्या माना जाएगा? सेम माना जाएगा। जैसे 2028 के एंड में फेयर वैल्यू भी 12 है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्या है? 12 है, क्योंकि अब फ्यूचर क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। मतलब ये खत्म है आज की बात। ये वाली बात क्लियर है एकदम अच्छे से? परफेक्ट। अब देखो यहां लिखा है हाउ मच एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड। जो लोग लेट आए हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं इस। अरे निष्ठा जी क्या चल रहा है आपके घर पे? जो लोग लेट आए थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। हम यहाँ पे किसका क्वेश्चन कर रहे हैं? ईसॉप्स का या सार का? सार का। सार इज शेयर एप्रिसिएशन राइट। बहुत बढ़िया राइट। यहाँ पे रिजर्व्स यूज होता है या लाइबिलिटी वाला वर्ड यूज होता है? ठीक है परफेक्ट राइट।
हम यहाँ पे 2 साल का वेस्टिंग पीरियड रखे हैं और 2 साल का क्या है एक्सरसाइज पीरियड, और कौन सा ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, बस इतनी बातें और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए एक एक करके ये बातें रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यस, यस, क्योंकि आप फेयर वैल्यू जब एंड में निकाल रहे हो तो जिस डेट के लिए निकाल रहे हो वो डेट आज की है, और जब आप पेमेंट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आज ही पेमेंट कर रहे हो। तो फ्यूचर अब आपका खत्म हो चुका है, मतलब जिस फ्यूचर के बारे में आपने सोचा था वो डेट आज आ चुकी है। तो अब आप आज के बारे में सोच रहे हो, आज ही पैसा चुकाना है एट द एंड, और आज ही क्या करना है अपने को, एस्टिमेशन करना है फॉर आज। हाँ, 2028 के एंड पे निकाल रहे हैं हम, क्योंकि ये शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी वाला ऑप्शन है ना, तो हम क्या कर रहे हैं हर ईयर के एंड पे निकाल रहे हैं। तो जब मैं बोलता हूँ 2025 को 12 निकाला है तो ये 2025 को ही निकाला है। जब मैं बोलता हूँ 2026 को 8 आई है तो ये कौन सी डेट पे निकली है, 2026 पे ही। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं। शुड वी स्टार्ट द सॉल्विंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अरे इतना क्यूरियोसिटी से मत दे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो लिखो यहाँ पे साथ साथ, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ग्रांड डेट के हम लोग के इस पूरे पार्ट में 1 जन 2025, 1 जन 2025 को एक फेमस एंट्री हम लोग पास करते हैं, और उस एंट्री का नाम क्या है, नो एंट्री ऑन द ग्रांड डेट। काहे, वेस्टिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, एक दिन भी नहीं हुआ है, किस मुंह से एक्सपेंस की बुकिंग करूं। नो एंट्री ऑन द ग्रांड डेट, यस, लिया लाइट बंद कर दो, परफेक्ट। इसको भी थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं, मच बेटर। ये मत कराना भाई, मैं काला हो जाऊंगा। राइट, नो एंट्री ऑन द ग्रांड डेट। अपने एक तो वैसे भी शर्ट नहीं आ रही है, खाली मुंडी आ रही है। नो एंट्री ऑन द ग्रांड डेट। चलिए नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2025। राइट, क्या था फॉर्मूला एक बार जरा याद दिलाओ। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वीपी। सर ये फॉर्मूला हम लोग को एग्जाम में लिख के आना है क्या, बिल्कुल। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट योर वेस्टिंग पीरियड, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद द फेयर वैल्यू, क्या लिखू, ऑन रिपोर्टिंग डेट, क्योंकि ग्रांड डेट वाला वर्ड कब यूज होता है, जब आपके ईसॉप्स होते हैं। ये क्या है, कैश बेस्ड ऑप्शन है, राइट। फेयर वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग डेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू वीपीसी, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड, अपॉन टीवीसी, टीवीसी टोटल वेस्टिंग पीरियड। अब इसमें कायदे अनुसार तो मेरे को माइनस करना चाहिए, क्या सर, एक्सपेंस ऑलरेडी बुक्ड, बट ईयर 1 के एंड पे, ये कैसा तुम लोग का संगठन है भाई, लेट भी साथ आएंगे। एक्सपेंस ऑलरेडी बुक्ड, ठीक है ना। चलिए ईयर 1 के एंड पे एक्सपेंस ऑलरेडी बुक क्या है, 0। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड मैं आपको बताता हूं, हमने ये ऑप्शन कितने जनों को ग्रांट किया था, 40 एम्प्लॉय को। और हमको यहां पे लग रहा था कि ओवरऑल पूरे 2 साल के दौरान 10% एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, पूरे 2 साल के दौरान है, ध्यान रखिए, 10% एवरी ईयर नहीं है, 10% ओवरऑल है। तो हम यहां पे लिखेंगे 40 माइनस 40 का 10% क्या होता है, 4, इनटू फेयर वैल्यू ऑन द रिपोर्टिंग डेट। देखिए भाई फेयर वैल्यू चार्ट में क्या है, हम लोग की फेयर वैल्यू 12। हाँ भाई पूर्वांश, एक एक जन को अपन ने कितना ऑप्शन दिया बेटा, 1000 है बेटा, वो 1000 शेयर एप्रिसिएशन राइट। वेस्टिंग पीरियड कितना कंप्लीट हो गया, 1 साल। ये टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2 साल, माइनस 0। चलिए 36 इंटू 12 इंटू 1000 इंटू 1/2, कितना आ रहा है, 2,16,000, 2,16,000। प्रीशा जल्दी से एंट्री बताएगी बेटा, 2,16,000 का प्रीशा, बेटा एंट्री। हम तेरे लिए रुके हैं बेटा, हमारा सम आगे बढ़ सकता है। यस भाई, इसकी एंट्री तो बीकॉम का एग्जाम का टाइम हो जाएगा अपना। सर आप जल्दी बताओ 2,16,000 की क्या एंट्री पास करें हम। मैं तो अभी आया हूँ। बहुत बढ़िया। कौन है जो पहले से आया हुआ है। यस सर।
एस बी पी एल, देख ले आर और एल में एल है जो लग जाएगा, ध्यान रखना। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, 2,16,000, 2,16,000, राइट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी 2,16,000, 2,16,000। और ये हमारी एंट्री पास हुई है ऑन 31 दिसंबर 2025। अब आप एंट्री पास करोगे ऑन 31 दिसंबर 2016। सॉरी यार, थोड़ा सा बैक डेटेड चले गए अपने, 10 साल का ही फर्क है। 31 दिसंबर 2026। हाँ, बैक तो सेम टू में भी आई थी, सही बात है। 36 × 12 × 1000 × 2/2। आज भाई थोड़ा मीत को गुस्सा करेंगे अपने। हाँ, अच्छा आज प्राइस कितनी हो गई है? 8 हो गई है, यस। 8 रुपया हो गई है, मतलब यहाँ पे आपका लेटेस्ट रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू 8 का आ रहा है। 36,08,000, 2/2 माइनस 2,16,000, क्या आ रही है अमाउंट? 72,000। रिवर्सल तो नहीं आ रहा है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी 72,000, 72,000। एक टोटल एक्सपेंस बुकिंग अपना अब तक कितना हो गया है? तो मतलब मेरे शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी में पैसा जो जमा पड़ा इट इज 2,88,000, राइट, 2,88,000। ओके, 2026 पे किसी ने अभी तक पैसे मांगे नहीं है, राइट। अब मेन आपके ईयर्स है जो आपको हैंडल करने सीखने हैं, विच इज 31 दिसंबर 2027। 31 दिसंबर 2027, दो पार्ट में। हम लोग कुछ लोगों को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हम लोग को जो है ये लाइबिलिटी को अपडेट करना है, राइट, बुकिंग रीमेजर करनी है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, जो लोग लेट आए मैं बता दूं। 31 दिसंबर 2027 को जब इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था, 10 रुपया, तो 6 एम्प्लॉयज ने ये ऑप्शन क्या किया, एक्सरसाइज। तो मैं तो बोलता हूं पहले ये 6 एम्प्लॉयज को नक्की करते हैं और उसके बाद बाकी जन की हम बातें करते हैं। ये वाली बात क्लियर है एकदम अच्छे से? 6 एम्प्लॉयज हम लोग के हैं, मैंने यहां पे लिखा 6 एम्प्लॉयज इनटू, बताओ भाई लोग, आज हम लोग जो पेमेंट करेंगे वो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया, करंट डेट का वैल्यू। तो आज हम लोग की पेमेंट हर एम्प्लॉय को पर ऑप्शन कितनी बन रही है, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया और 10 रुपया। तो नाउ वी हैव टू पे एज पर 10 रुपीज, 6 × 1,000 इंटू 10। सबको अपन ने 1,000 ऑप्शन दिए थे, 6 एम्प्लॉयज है, 10 रुपए का भाव है, क्या पेमेंट आ रही है बोलो? 60,000। ध्यान रखिए, यहां ऐसा लिख भी दीजिए, पेमेंट शुड बी डन एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू, टुडेज वैल्यू। बुकिंग फेयर वैल्यू के हिसाब से होती है क्योंकि वो फ्यूचर को ध्यान में रखती है बचे हुए एम्प्लॉयज के लिए। बट इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आज की वैल्यू है, जो हम लोग से आज पेमेंट मांग रहे वो लोग इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से मांगेंगे। पेमेंट शुड बी डन एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या एंट्री पास करना चाहिए बताओ? शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी 60,000 टू बैंक। मुझे बताओ इस एंट्री के बाद हमारे शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट का हाल क्या हुआ है, कितना बचा है वो? 2,88,000 था, और उसमें से अगर 60,000 आपने पे कर दिया तो अमाउंट लेफ्ट इन शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी कितना है? ये सर इसलिए निकाल रहे ताकि लेटेस्ट प्रोविजन कितना बनाना है उसका आइडिया लगे। अमाउंट लेफ्ट इन शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटीज 2,28,000, राइट, 2,28,000। और अब जो हम लोग के 30 एम्प्लॉयज बच गए उनके लिए अपने को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। हमारे 30 एम्प्लॉयज के लिए कितने ऑप्शंस है? 1,000 ऑप्शंस है यार। 30 एम्प्लॉयज के लिए 1,000 ऑप्शंस है। आज की फेयर वैल्यू कितनी चल रही है 2027 के एंड पे? यस, तो 13 के हिसाब से हम बुकिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था? 11, यहाँ पे ये रहा, ठीक है।
30 इंटू 1000 ऑप्शन इंटू 13 की प्राइस चल रही है आज, और पूरा बुकिंग अब हो ही जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहां पे अब वेस्टिंग पीरियड का तो हिसाब किताब है ही नहीं। कितना अमाउंट आ रहा है? 3,90,000 आ रहा है, यस। लेकिन इसमें से आज हम लोग के शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी में जो पैसा पड़ा हुआ है वो कितना है? 2,28,000। तो जो एडिशनल अमाउंट आपको बुक करनी चाहिए वो कितनी है? 1,62,000। ध्यान रखिए, हमारे पास लाइबिलिटी अकाउंट में पैसे पड़े थे 2,88,000, हमने वहां से 60,000 का पेमेंट कर दिया, तो हमारे लाइबिलिटी अकाउंट में पैसे बचे कितने? 2,28,000। अब हम लोग बचे हुए 30 एम्प्लॉयज के लिए चेक कर रहे हैं कि लाइबिलिटी एकदम अपडेटेड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये 30,000 के लिए 1000 ऑप्शंस है, और जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है? 13। मतलब मुझे क्या लग रहा है, मेरे को क्या भाव के हिसाब से पे करना पड़ेगा? 13 रुपए के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो मतलब यहां पे इनको लेकर लाइबिलिटी 390 की हो जानी चाहिए, लेकिन अपने पास अकाउंट में ऑलरेडी कितने पैसे बनाए हुए हैं? 2,28 के। तो जो एडिशनल अमाउंट बनानी है वो कितने की है? 1,62,000। ये वाली बात क्लियर है एकदम अच्छे से? क्या एंट्री पास करेंगे हम? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी 162 162, राइट? क्या हुआ, तू खोया खोया लग रहा है? देखो, लेट आया ना, बताऊंगा लास्ट में, बट फिर भी कई जन लेट आए भाई तो बताना पड़ जाएगा। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। फेयर वैल्यू का मतलब हो गया, ये एम्प्लॉय को अगर मैं 2 साल बाद पैसे दूंगा तो उसको किस भाव से देना पड़ सकता है। तो आई ऑलवेज से फेयर वैल्यू इज फॉर दोज एम्प्लॉयज जिनका हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ये लोग हमसे पैसा मांगेंगे, इसलिए फेयर वैल्यू का एफ जो है वो फ्यूचर वैल्यू को ऐसा दिमाग में रखो। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है आज उस ऑप्शन को कोई एक्सरसाइज करता है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। दीज आर द टू टर्म्स विच आर यूज्ड इन द मार्केट। फेयर वैल्यू कब यूज करना है? सर की यहां पे अभी भी जो है वो एक्सरसाइज आई नहीं है, तो मुझे लग रहा है 1 साल बाद इसको कितना देना पड़ सकता है, दैट इज फेयर वैल्यू। ये आके मेरे को आज आज के आज पैसे मांग रहे हैं, तो आज मुझे कितना देना पड़ेगा, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आज की वैल्यू है, और फेयर वैल्यू का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर की वैल्यू। फेयर वैल्यू इज यूज फॉर दोज एम्प्लॉयज जो टिक रहे हैं और एक्सरसाइज करेंगे कुछ दिन बाद। इंट्रिंसिक वैल्यू इज यूज फॉर दोज एम्प्लॉयज जो पैसे आज के आज मांग रहे हैं। इसीलिए जब डेट खत्म हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज डेट का एंड आएगा, तो फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि अब फ्यूचर रिजॉल्व हो चुका है, जो भी है आज ही है, और पेमेंट भी कब करनी है? आज ही। आई बात समझ? राइट? हाँ, ये हम लोग 2027 में कर रहे हैं बेटा, तू भी मेरे साथ 10 साल पीछे चला गया। 2027, हाँ बेटा। हम बुकिंग को वेस्टिंग पीरियड के दौरान ही चलाते हैं, इन केस अगर हम लोग का एक्सरसाइज हाथों हाथ होना है। बट अगर एक्सरसाइज लेट होना है तो दिस इज अ लाइबिलिटी विच वी नीड टू पे। तो ये बुकिंग जो है वो रुक जाएगी तो तू पैसा देगा कहां से? तो ये बुकिंग चलता रहेगा टिल द डेट ऑफ एक्सरसाइज। ये हर जगह पे ऐसा ही होगा। अगर आपका एक्सरसाइज पीरियड एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को बुकिंग को तो अपडेट करते रहना ही है बाय डिफॉल्ट। अब ईसॉप्स में वो नीड नहीं पड़ेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि ईसॉप्स के अंदर क्या होगा, आपने 2 साल ग्रांड डेट की वैल्यू को लॉक करके बुकिंग खत्म कर दी होगी। उसके बाद ये एक्सरसाइज पीरियड में कोई हमारे पास एम्प्लॉय आता है तो उसे शेयर्स देने हैं, नहीं आता उसका आइडिया तो मेरे को एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड लगेगा। तो ये 2 साल के दौरान अगर देखा जाए तो रीबुक कोई अमाउंट नहीं करनी है, क्योंकि एक्सपोजर आपका चेंज नहीं हो रहा है। आपको ये फिक्स पता है कि ग्रांड डेट पे जो फेयर वैल्यू थी वही मेरे लिए क्या है, भगवान है, और उसके हिसाब से मेरे को मान के चलना है उसे। लेकिन यर बिकॉज आपका हमेशा वैल्यू क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो आपकी बुकिंग भी आपकी हमेशा चेंज होती जानी चाहिए। एंड दैट्स वाई एक्सरसाइज पे अपने एसबीपीएल को अपडेट कर रहे हैं, ताकि कल जाके इससे क्या पे कर सके, पैसा पे कर सके। आई बात समझ यहाँ पे? हे गाइस, यस। ये हाँ, ये जो बुकिंग है वो 30 एम्प्लॉयज जो हमें लग रहा है टिकने वाले उनके लिए हम कर रहे हैं, और जो 6 ले चुके हैं उसके लिए बुकिंग करना अब बंद कर दिया अपन ने। ओके, डन? बोलो। परफेक्ट। नाउ हम आते हैं सबसे लास्ट वाले ईयर पे, दैट इज 31 दिसंबर 2028। यस। मुझे ये बताओ कितने एम्प्लॉयज टिक रहे अपने? 30, और ऑप्शन कितना है? 1000। आज देखो, 2028 इज अ डेट जब हमारी फेयर वैल्यू भी 12 की है, और क्या लिखा है?
2028 पे इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्या है 12, बिकॉज देर इज नो फ्यूचर नाउ। जो भी है आज होके खत्म हो रहा है। तो आज कोई पेमेंट मांग रहा है तो 12 के हिसाब से ही मांगेगा। और कोई बोलता है सर मैं कल मांगू, मैं बोला कौन सा कल, जो है आज ही है, बात खत्म। तो मेन डेट पे आपका फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। तो आपको यहाँ पे पैसे चुकाने हैं 12 के हिसाब से इनटू 12। बोलो क्या अमाउंट आ रही है सर? मतलब कभी तो मुझे डांटना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि तेरे को टाइम ही अलग जा रहा है शायद। कौन से ग्रुप में है तू? मार्च 28। क्या टाइमिंग है बता? 8:45, वेरी गुड। अभी क्या हुआ है? 9:17। तूने आज तक देखा ऐसे कि आधा घंटा हम किसी क्लास में लेट हुए जो 1.5 घंटे की है? मतलब देख बेटा, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली पिक्चर में जो हीरो लेट एंट्री करता है वो अच्छा लगता है, सीए फाइनल में अच्छा नहीं लगता आदमी। तो मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टाइमिंग ही 9:15 का हो गया। कल से 8:40 है तेरे लिए टाइम। आजा। 30 × 1000 × 12 क्या आ रहा है अमाउंट बोलो? 3,60,000। कर दे भाई पेमेंट 3,60,000 की, चलो। SBPL टू बैंक, 3,60,000। लेकिन सर हमारी लाइब्रेरी में तो कुछ पैसा बच गया। अगर आप देखोगे तो तुम्हारे पास लाइब्रेरी में कितना पैसा जमा हो गया था लास्ट ईयर तक? 3,90,000। अरे बोलो, उसमें से यूज कितना हुआ है? 3,60,000। कितना पैसा बच गया? 30,000। मतलब मेरे 30,000 से लाइबिलिटी वेव ऑफ हो रही है। क्या ये नेट एसेट के अंदर चेंजेस हुआ है? यस। और इसीलिए ये किसके थ्रू रूट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट होगा। कि मतलब मेरा लाइबिलिटी यहां पे क्या हुआ है? वेव ऑफ हुआ है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? SBPL अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये रिवर्सल ऑफ लाइबिलिटी अपने दिखा देंगे, 30,000 और 30,000। यस। नहीं 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 नहीं, बकायदा पीएनएल में, दिस इज अ लिटरल वेव ऑफ ऑफ द लाइबिलिटी। तो ये ओसीआई में नहीं दिखेगा क्योंकि ये कोई इमेजिनरी गेन नहीं है ना। मैंने ओसीआई का क्या लॉजिक बताया था आपको? कि कोई भी ऐसे गेन जो अनरियलाइज्ड फॉर्म में। ये तो ऐसा है ना कि सच्ची में मेरी लाइबिलिटी माफ हो रही है। आज एक्साइज डेट के बाद एम्प्लॉय आएगा तो उसको मैं मना कर दूंगा, सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना? डन भाई। द ओनली यूनिक पार्ट ऑफ द सम इज बुकिंग किसके हिसाब से होगी? फेयर वैल्यू के हिसाब से। और पेमेंट किसके हिसाब से होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू। जिनको पे कर दिए उनकी बुकिंग की टेंशन लेना आप छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी क्या होगी? टू मेक द पेमेंट। और फिर क्या करना है अपने को? रिमेनिंग लोगों के लिए बुकिंग अपडेट कर देनी है। आई बात यहां पे समझ? परफेक्ट, राइट। ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। सार के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि भाई मेरी नजरों में इज्जत रखता है तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। इसके मार्जिन पे आप लिख दीजिए बुकिंग फॉर remaining employees should be done as per fair value. But if anybody is asking payment, then such payment is calculated as per intrinsic value। ये टर्म है जो यहां पे यूज होते हैं भाई। एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू। रिमेनिंग एम्प्लॉयज की बुकिंग होगी एज पर द फेयर वैल्यू, बट जो पेमेंट कोई भी आज हमसे मांग रहा है तो इट शुड बी डन एज पर विच वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू। यस, डन। क्या अगले क्वेश्चन पे हम बढ़े? अब देखो, इतना लिख लिया सबने? मित क्यों लेट हो जाता है रे तू? तू लेट उठता है तो बोल दिया अगर, मैं फोन करके उठा दूंगा, गुड मॉर्निंग, आज प्लीज टाइम पे आ जाना, अच्छा लगेगा मुझे ऐसा। लेट सोता है इसलिए।
डार्क सर्कल तो तेरे बिल्कुल भी नहीं है भाई। लेट सोता है वाली बात करी मत तू, ज्यादा सोता है ऐसा बोल। ठीक है भाई, ठीक है, राइट। आप अब आ जाइए भाई दो यूनिक क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट। एक हम लोग को ये करना है क्वेश्चन नंबर 4, और ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये रहा। पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे ना आकर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 पे आइए। ये दोनों आपस में, राइट, अलग अलग क्वेश्चन है, बट कोई बात या कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए मुझे हेल्प करेंगे अभी। ओके, मैंने आपको बताया था, देखो कंडीशन अलग अलग टाइप की हो सकती है, राइट। चलो जल्दी से मुझे बताओ कंडीशन क्या क्या अपन ने देखी है। सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन का मतलब क्या था? आपको कुछ मिनिमम इयर्स तक टिकना पड़ेगा। ओके, फिर अपन ने कौन सी कंडीशन देखी है? परफॉर्मेंस बेस्ड में ऐसा है कि भाई आपको एक लेवल ऑफ सेल्स अचीव करना पड़ेगा या पैट अचीव करना पड़ेगा, यस। और उसके बाद मार्केट बेस्ड कंडीशन, जहां पे आपको अपनी कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती है जो आपकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड ही ना हो। नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन, नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन क्या हो गया? भाई अगर इस बार कांग्रेस की सरकार आई तो हम तुमको ईसॉप्स देंगे। अरे सर, क्या लॉजिक हुआ? कोई लॉजिक नहीं है। नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन वही है कि एम्प्लॉय जो है उसकी सर्विस या उसकी मेहनत पे ये डिपेंडेंट ही नहीं है। इस बार मॉनसून अच्छा हुआ तो तुम लोगों को मैं ईसॉप्स दूंगा। सर लेकिन हम कैसे मॉनसून कराएंगे? वो अलग बात है भाई, तुम लोग भगवान को प्रे तो कर सकते हो, बट इस बार ऐसे फार्मर बोलेगा कि इस बार मॉनसून अच्छा हुआ तो मैं तेरे को क्या देगा? ईसॉप्स देगा। क्योंकि आप समझो, हर ईसॉप खाली मेहनत के लिए नहीं दिया जाता। कभी कभार तुम अगर खुश हो और तुम्हें लगता है कि यार ये एम्प्लॉयज के साथ वो खुशी बांटनी चाहिए, तो वो खुशी बांटने का भी वन ऑफ द रीजन ईसॉप होता है। तो अगर लेट्स से कि हम लोग को लगता है कि भाई बारिश अच्छी आ गई, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे फेवर में आ गई, तो इन दैट केस मैं अपने एम्प्लॉयज को बांटूंगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन। अगर आप देखो, एम्प्लॉय के हाथ में ये पहली दो कंडीशन होती है, और जो बाकी दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन ही एम्प्लॉयज के हाथ में नहीं है। तुम बताओ, हमारी कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, क्या मार्केट प्राइस बढ़ेगी इस बात की कोई गारंटी है क्या? नहीं। अभी कितनी ऐसी कंपनीज है जो अच्छे अच्छे क्वार्टर्स ला रही है, बट ऑल वी आर वेटिंग इज फॉर टर्म, टर्म क्या होता है? ऑल वी आर वेटिंग इज फॉर ट्रम्प, कि सर वो आदमी हम लोग के साथ थोड़ा सा बेस्ट फ्रेंडशिप कर ले। अभी अभी रिसेंटली मैं कल ट्वीट देखा, पहली बार ऐसा है, एक बचपन था जब मेरी दोस्ती किसी से हो जाए, ये वाली बात के लिए मैं ऐसा था, तकता था। अब ऐसा है कि भाई मोदी जी और ट्रम्प जी आके दोस्ती कर ले, इस बात के लिए हम तकते हैं। कल परसों मैंने ट्वीट देखा कि मोदी जी ने ऐसे लिखा हुआ है, रिसेंटली मेरी जो है वो ट्रम्प से कॉल पे बात हुई है, तो ट्रम्प जी ने बोला हुआ है कि भाई डील जो है वो अपनी करने के लिए बार बार कॉल पे बात करते रहते हैं। तो मैंने बोला भाई और ज्यादा करो आप लोग, तुम्हारी डील के चक्कर में हमारा पोर्टफोलियो लाल होके रखा हुआ है। तो मतलब आप समझ लो, दीज आर द फैक्टर जो एम्प्लॉय बोलते हैं सर मैं कुछ भी कर लूं, क्या फर्क पड़ता है इससे। ये लोग जो है वो आपस में फ्रेंडशिप डे मना ही नहीं रहे तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए मार्केट बेस्ड कंडीशन या नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, बट द सर्विस कंडीशन और पैट वाली बात आर डिपेंडेंट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। अब 102 के अंदर ना, जब हम लोग ग्रांड डेट आई थी, आपको पता है ग्रांड डेट पे आप ना ऑप्शन की क्या निकाल रहे थे? फेयर वैल्यू। तो वहां पे कमिटी बैठी हुई थी और वो बोली सर फेयर वैल्यू हम लोग जो यहां पे ले रहे हैं ना, उसके अंदर ये एक प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि शायद ये चार कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा। मतलब बाय डिफॉल्ट हमारे वन ऑफ द टीम ने बोला कि सर बेमतलब का अपना 50-50 रुपए का एक्सपेंस बुक करवा रहे आप समझो, हो सकता है कि ये ईसॉप एक्सरसाइज ही ना हो सकता है कि ये ईसॉप वेस्ट ही ना हो, बिकॉज ऑफ द मार्केट वाली कंडीशन, बिकॉज ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस वाली कंडीशन, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस वाली कंडीशन, बिकॉज ऑफ द सर्विस कंडीशन। सर ऐसा हो तो सकता है ना। तो वहां पे उसने बोला कि यार बात तो तेरी सही है, हम यहाँ पे ग्रांड डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इस उम्मीद के साथ निकाले कि सच्चे में मेरे को ऑप्शन देना ही पड़ेगा, बट एक ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि शायद देना ना पड़े। तो रादर देन मेकिंग 50 का प्रोविजन,
तुम्हें नहीं लगता है कि हमें 20 या 30 का ही बनाना चाहिए? वेरी ट्रू। और इसीलिए जब आपस में बात डिस्कस हो रही थी तो उन्होंने ऐसा छांट दिया कि मार्केट शेयर कंडीशन और जो नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन है, ये कंडीशन की मीट होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग कंसीडर करेंगे वाइल बुकिंग द फेयर वैल्यू। लेकिन इन दोनों कंडीशन को जो है वो हम लोग फेयर वैल्यू में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज ये दोनों कंडीशन जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड में क्या हो जाता है? काउंट हो जाता है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? ये पूरा बोलने का मेरा मतलब क्या हो गया पता है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज माय वैल्यूअर और मैं यहाँ पे मैनेजमेंट के तौर पे बैठा हूँ। मैंने बोला है कि मैंने अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके का ESOPs दिया है, आप इस ऑप्शन का मुझे फेयर वैल्यू निकाल के दो। उसने बोला सर आज अगर मार्केट में आप किसी और को देने जाते तो उसकी फेयर वैल्यू क्या आती? 100 रुपया। मैंने बोला सही बात है, लेकिन मैंने मार्केट कंडीशन रखा था, तो मार्केट कंडीशन मीट ना हो इसके भी तो चांस है, तो मैं बेमतलब 100 की बुकिंग पूरी क्यों करूं? हो सकता है कि ये 100 का कुछ करना ही ना पड़े, क्योंकि पूरी की पूरी जो मेहनत है वो खाली एम्प्लॉय की यहां पे नहीं लग रही है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो मेरे भी कंट्रोल में नहीं है और एम्प्लॉय के भी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिडक्शन कर देता हूं कि यार 50% जो है मुझे लग रहा है कि मीट नहीं होगा, तो मैं एक्सपेंस की बुकिंग में थोड़ा सा, माना कि प्रूडेंट होना अच्छी बात है, बट ओवर प्रूडेंट भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहां पे 100 लिख देता हूं तो मेरी बुकिंग में क्या होगा? हर साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 100 के हिसाब से डेबिट हो रहा है, और कल जाके जब ये ऑप्शन वेस्ट ही नहीं हो रहे तो तुम रिवर्स कहां पे करवा रहे हो? पीएनएल में या रिटेन अर्निंग्स में? है ना, इक्विटी बेस्ड ऑप्शन में तो रिवर्सल कहां होता है? रिटेन अर्निंग्स पे। तो ये बोलते हैं कि सर बेमतलब का हम इतनी मेहनत से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिख लिख कर पैट को गंदा करते हैं, और फिर कल जाके जब ये चीजें वेस्ट नहीं होती है तो हम इसका रिवर्सल कहां पे बैठ कर करते हैं? रिटेन अर्निंग्स में। सर इसीलिए मैं तो बोलता हूं इन डेस 102 को बोलो, माना ये ऑप्शन की वैल्यू 100 की है, बट इसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी लो कि शायद ये ऑप्शन जो है वेस्ट ही ना हो, बिकॉज वो मार्केट कंडीशन मीट ही ना हो, बिकॉज वो नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन मीट ही ना हो। लेकिन जो पहली दो कंडीशन है ना, इन दोनों कंडीशन को फेयर वैल्यू निकालते वक्त इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड है कि वो टिकेंगे जब ये कंडीशन फुलफिल होगा, उसके अंदर बार बार क्या हो रहा है? रीएस्टिमेट हो रहा है। जैसे सर्विस कंडीशन को लेकर ऐसा हो रहा है कि जब भी मेरे को लगता है ना कि यार इतने सारे एम्प्लॉयज में से कुछ लोग नहीं टिकने वाले, तो हाथों हाथ मैं अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को क्या कर देता हूं? चेंज कर देता हूं। जब भी मेरे को लगता है कि जब तक ये पैट वाला पॉट मीट होगा तब तक कुछ लोग तो रहेंगे ही नहीं, मैं अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में से क्या कर देता हूं? इन्वॉल्व कर देता हूं। तो वो वहां पे क्या हो रहा है? हैंडल हो रहा है। और इसीलिए वो वाली जगह पे अगर हैंडल हो रहा है तो हमें उसे ग्रांड डेट पे फेयर वैल्यू निकालते वक्त इन्वॉल्व नहीं करना। 100 बात की एक बात, ग्रांड डेट पे आपने जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाली है उसके लिए आपने मार्केट बेस्ड कंडीशन और नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन को कंसिडर किया है। कंसिडर किया है इसका मतलब क्या हो गया? उसके लिए आपने अलावेंस रखा है। व्हाट इज अलावेंस? अगर वैल्यूअर ने मुझे 100 रुपया दिया है तो मैंने बोला है कि मैं प्रोविजन 40 का बनाऊंगा, वैल्यूअर ने 200 दिया है तो मैं प्रोविजन 80 का बनाऊंगा, क्योंकि पूरी 200 मैं बुक नहीं कर रहा हूं, शायद ये काम ही ना आए। लेकिन जो कौन सी कंडीशन है? सर्विस बेस्ड, या कौन सी कंडीशन है? परफॉर्मेंस बेस्ड, उनको मैंने फेयर वैल्यू निकालते वक्त इन्वॉल्व नहीं किया। ऐसे कमेटी ने साफ मना कर दिया। 4 ने बोला था इनको भी कर लेते हैं, बाकी 4 ने बोला जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड में बार बार ये कंसिडर हो रहे हैं तो बुकिंग वहां पे हैंडल ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसे फेयर वैल्यू में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ये वाली बात क्लियर है एकदम अच्छे से? तो अब देखो, अब सपोज लेट से कि क्वेश्चन आपका ना इस बात को किस तरीके से इंपैक्ट के तौर पे देख सकता है वो सुनो आप। क्वेश्चन यहां पे ना किस तरीके से देख सकता है, वो बीच में कंडीशन मीट ना हो इसके चांसेस आपको बताता रहेगा। तो उस वक्त मार्केट कंडीशन मीट ना हो अगर इसकी बात बताई जा रही है तो तुम लोग को कान बंद कर लेने हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि फेयर वैल्यू निकालते वक्त ऑलरेडी इस बात को मैंने क्या कर दिया था? इन्वॉल्व कर दिया था कि शायद मार्केट कंडीशन मीट ना हो। तो वो गलती से भी बीच में आके बोलता है कि सर मार्केट कंडीशन हमको लग रहा है मीट नहीं होने वाली है, हम क्या बोलेंगे? बुकिंग चलते रहने दो। फेयर वैल्यू जब मैंने निकाला था तब मैंने सोच लिया था मीट कितना क्या हो सकता है, उसके हिसाब से ही अपने चलते हैं। लेकिन बीच में आके अगर आपको कोई ये बोलता है कि परफॉर्मेंस कंडीशन मीट नहीं होने वाली है तो तुम इस बात को सीरियस मानोगे, और तुम क्या बोलोगे? फिर तो बुकिंग की नीड ही नहीं है, चलो सारी बुकिंग क्या कर देते? अपने रिवर्स कर देते। तो चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन को आप सीरियस नहीं मानते हो, वो डे 1 पे आपने बहुत ज्यादा सीरियस ले ली है, लेकिन चेंजेस इन द
परफॉर्मेंस कंडीशन को आप सीरियस मानते हो और उनकी एक्सपेक्टेशन आपकी मैटर करती है थ्रू आउट द बुकिंग। अब ये मैंने जो बातें थियोरेटिकली बोली है ना, इसको मैं 2 क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा तो तुम्हें सारी बातें सेंसिबल लगेगी, फिर एक अच्छा कंक्लूजन अपने लिखेंगे। क्या ये वाली बात क्लियर है? ओके। ये दोनों बातों को लेकर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पे, राइट, ACC लिमिटेड ग्रांटेड 10,000 शेयर ऑप्शन टू वन ऑफ इट्स मैनेजर। कितने शेयर्स ऑप्शन दे रहे अपने? 10,000। इन ऑर्डर टू गेट द ऑप्शन द मैनेजर हैज टू वर्क फॉर नेक्स्ट 3 years। क्या होता है ये नेक्स्ट 3 years? वेस्टिंग पीरियड। एंड साथ में बोल के रखा है कि तुझे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कितने % से कम करना पड़ेगा? 10% से ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो ये एक और बात आ गई इसके अंदर, वेस्टिंग कंडीशन के साथ और क्या आ रहा है यहाँ पे? परफॉर्मेंस कंडीशन, कि तेरे को कॉस्ट कितने से कम करनी पड़ेगी? 10% से। आई बात समझ? मतलब 3 साल रुकना भी है और 3 साल में हमारा खर्चा कितने से कम हो जाना चाहिए। आई बात समझ? अब देखो, ऑप्शन जब हमने निकाला था तब फेयर वैल्यू कितनी आ रही थी? 95। मेरा आप सबसे एक सवाल, ये 95 निकालते वक्त क्या हम लोग ने इस कंडीशन को लेकर कोई डिडक्शन किया है क्या? द आंसर इज नो। बिकॉज 95 निकालते वक्त हम कौन सी कंडीशन का अलावेंस या साइड में अमाउंट रख देते हैं? मार्केट बेस्ड या नॉन परफॉर्मेंस। इसमें तो हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड हर बार क्या करते जाएंगे? कंसिडर करते जाएंगे। तो ये थ्रू आउट द टाइम पता रहेगा क्योंकि ये कंट्रोलेबल्स है। सर्विस में आदमी टिकेगा नहीं टिकेगा इसका अंदाजा थ्रू आउट द पीरियड लगाया जा सकता है। परफॉर्मेंस मीट होगी नहीं होगी उसका भी थ्रू आउट द पीरियड। मार्केट कंडीशन का आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। कोई आके दूसरे साल पे बोल दे कि सर मेरे को तो लगता है मार्केट कंडीशन मीट नहीं होगा, तो क्या बोलने का? चुप रहे, तेरे को क्या, मेरे को भी नहीं पता होगा कि नहीं, बीएससी को भी नहीं पता क्या होने वाला है। बीच में कोई सर्टिनिटी ऐसी आ गई जो शायद मीट कर दे, या बीच में कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो गया जो शायद कतई मीट ना करे। तो मार्केट कंडीशन को आप थ्रू आउट द पैकेज बार बार प्रिडिक्ट मत करो, डे 1 पे जितना प्रिडिक्शन है वो दे दो। आई बात आपको समझ? ये वाले को आप प्रिडिक्शन देते जाओगे क्योंकि ये आपके हाथ में है, आप ऑब्जर्व करके अंदाजा लगा सकते हो। दिस इज अ माइक्रो इवेंट एंड मार्केट कंडीशन क्या है? मैक्रो। उसमें पूरा कंट्रोल आपका नहीं है, इसमें आपका कुछ हद तक कंट्रोल है। देखो यहां पे देखो, कॉस्ट रिडक्शन कितना अचीव हुआ? ईयर 1 पे कितना अचीव हुआ? 12%। मुझे लगा था कि यार ये तो तीनों साल 10-10% कर देगा अचीव, हम लोग ने ईयर 1 पे बुकिंग की होगी। लेकिन ईयर 2 पे देखो कमेंट क्या लिखा है, मुझे लगता नहीं है कि भाई ये कभी अचीव होगा, तो मैं ईयर 2 पे पूरी ही बुकिंग क्या कर दूंगा? रिवर्स। लेकिन जब ईयर 3 पे फिर से अचीव हो जाएगा तो मुझे बुकिंग करनी पड़ेगी। आई बात समझ? तो परफॉर्मेंस कंडीशन का ऐसा ही होता है, जब लगता है मीट होने वाला है तो आप बुकिंग करते हो, जब बीच में लगता है कि शायद मीट नहीं होगा तो आप बुकिंग को रोक देते हो। बिकॉज ये बातें आप क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही है बात आपको समझ? तो देखिए ईयर 1 का बुकिंग आपने कितना किया होगा? 10,000 के ऑप्शन थे, इनटू 95 इनटू 1/3, क्या आ रही है अमाउंट बोलो? 3,16,667। लेकिन ईयर 2 पे ये बुकिंग क्या हो गई? पूरी की पूरी रिवर्स, क्योंकि ईयर 2 पे कमेंट्री क्या लिखी है? नॉट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इन द फ्यूचर। लेकिन ईयर 3 पे फिर प्रेशर आ गया जब ये मीट हो गया, तो आपको अब 10,000 शेयर ऑप्शन को लेकर 95 हाथों हाथ बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर 1 पे आपने जो बुक किया था वो रिवर्स कब हो गया था? ईयर 2 पे। तो अब आपकी बुकिंग कितनी है? 0 की है। तो जो भी है ईयर 3 पे सारा बुक करो। कितना आ रहा है ईयर 3 पे बुकिंग? 9.5 लाख। और नीचे कमेंट्री में क्या लिखा है देखो, द कंडीशन टू अचीव 10% कॉस्ट कंडीशन वॉज नॉट फुलफिल्ड इन द ईयर 2, एंड कोई हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि ये नॉन मार्केट कंडीशन फ्यूचर में फुलफिल होगी, इसीलिए अर्लियर एक्सपेंस जो है वो हम लोग ने रिवर्स कर दी। लेकिन जब ईयर 3 में ये नॉन मार्केट कंडीशन मीट हुई तो सारी एक्सपेंस अपने को बुक करनी पड़ी। अब ये क्वेश्चन आपका किसके ऊपर था? नॉन मार्केट कंडीशन पे, जो एस्टिमेट या प्रिडिक्ट करना आपके हाथ में था। आई बात समझ? लेकिन अब अगला ही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी बातें अलग है। यहां पे देखो, एप्पल लिमिटेड have granted 10,000 share option to one of its director for which he must work for next 3 years, and price of the share should increase by 20% over the next 3 years। आई बात समझ? यहां पे देखो, ईयर 1 पे कंडीशन मीट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ईयर 2 पे कंडीशन मीट होता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर 3 पे वापस हो गया। बट ये कौन सी कंडीशन थी? मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन आपके हाथ में होती है प्रिडिक्ट करना? नहीं। इसको लेकर जो भी अलावेंस है या डिडक्शन है वो अपन ने कब कर लिए थे? क्या निकालते वक्त कर लिए थे? फेयर वैल्यू। तो इसमें हम लोग की बुकिंग हिलेगी नहीं। मतलब
हम यहाँ पे 10,000 शेयर ऑप्शन इनटू क्या है फेयर वैल्यू 120 इनटू 1/3 क्या आ रही है अमाउंट 4 लाख की आ रही है। लिखा हुआ है इरेस्पेक्टिव ऑफ की मार्केट के अंदर क्या आउटकम चल रहा है वी डोंट केयर, हर साल 4 लाख की बुकिंग होनी चाहिए। लिखा हुआ है द शेयर प्राइस मूवमेंट इज अ मार्केट बेस्ड वेस्टिंग कंडीशन एंड उसकी एक्सपेक्टेशन हम लोग कंसिडरेशन में ले लेते हैं जब क्या निकाल रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। उस वक्त जितना सोचना था जितना इमेजिन करना था मैंने कर लिया था। कौन से वक्त की बात हो रही है सर जब अपन ने क्या निकाला था फेयर वैल्यू। आगे लिखा हुआ है even if the required market condition is not fulfilled there is no requirement to reverse the expense previously booked। पहले से ही मैं कम बना के चल रहा हूं उसके चक्कर में। ये दो बातें क्लियर एकदम अच्छे से पक्का बोलो। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे थे बट मैंने यहां पे आपको ला दिया था। कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे थे यस तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। हाँ बेटा बेटा ये रिवर्सल पीएनएल के अंदर हो रहा है। मैंने बोला था वेस्टिंग पीरियड के दौरान कोई भी रिवर्सल होता है बी इट एनी ऑप्शन तो वो कहां पे होता है पीएनएल है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट राइट क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए यहां पे बुकिंग कैसे होगा ठीक है ना। पेज नंबर बता दू 316 316 ओके। देखिए एन एंटिटी पी इशूज शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान टू इट्स एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द बिलो डिटेल्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हमारे 100, फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट 25, मार्केट कंडीशन क्या है हमारे कंपनी की शेयर प्राइस कितनी पहुंच जानी चाहिए 30 रुपया। बट 30 रुपया पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इस बात को मैंने फेयर वैल्यू निकालते वक्त ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। मतलब शायद फेयर वैल्यू 40 की आई होगी बट मैंने उसको 25 लिखा ये सोचकर कि शायद हमारी मार्केट प्राइस रीच ना हो। आगे लिखा हुआ है सर्विस कंडीशन बहुत सिंपल सी है टू रिमेन इन द सर्विस अंटिल द मार्केट कंडीशन इज फुलफिल्ड और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ग्रांट डेट पे अपना कितना ईयर्स है रे 4 ईयर्स। ये ऐसे लिंक कर दो मार्केट कंडीशन मेरे मुताबिक कितने साल में फुलफिल होने वाली है 4 साल। तो मतलब एक्सपेंस बुकिंग कितने साल में स्प्रेड करना चाहिए अपने को 4 साल। अब यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं डिफाइन expense related to such share based payment plan in each year subjected to below scenarios। अगर मार्केट कंडीशन ईयर 3 में फुलफिल हो जाती है तो क्या होगा और अगर मार्केट कंडीशन ईयर 5 में फुलफिल होती है तो क्या होगा एक्सपेंस बुकिंग को लेकर। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं ईयर 3 में फुलफिल हो जाती है। सोचो ईयर 3 में फुलफिल हुई है तो तुझे ईयर 1 और 2 में तो पता ही नहीं चला होगा। तो पहले ईयर 1 और 2 में तो आप नॉर्मल बुकिंग कर रहे होंगे। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे 100 इनटू कितना 25 रुपए का प्राइस है। एक ही ऑप्शन है क्या 25 रुपए का प्राइस है और ऑप्शन भी एक ही है शायद। क्या करूं इनटू 1/, बहुत बढ़िया इनटू 1/4। 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है ना। क्या अमाउंट आ रही है ईयर 1 को 2500 अपॉन 4 625 और यहाँ पे भी कितना है 625। अब तुम मुझे बताओ ईयर 3 पे जब हम लोग की मार्केट कंडीशन मीट हो चुकी है तो अब हम लोग के एम्प्लॉय का ऑप्शन वेस्ट होना बाकी है या वेस्टेड इमीडिएटली है बोलो बाकी है या इमीडिएटली है बताओ। एक सिंपल सी मैं लाइन आपको पढ़ाता हूं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो सर्विस कंडीशन को लेकर क्या लिखा था टू रिमेन इन द सर्विस अंटिल द मार्केट कंडीशन इज फुलफिल्ड इतना ही स्टेटमेंट है। और फिर आपको आगे बोला हुआ है कि एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ मार्केट कंडीशन कितना लग रहा है 4 साल। बट मैंने एम्प्लॉय को वादा क्या किया है जिस दिन मार्केट कंडीशन फुलफिल हो जाए उस दिन निकल कर चले जाना मैं तेरे को ये दूंगा तू टेंशन मत ले। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो सर्विस कंडीशन क्या थी जब शेयर प्राइस 30 का रीच होगा तब मैं वहां पे होना चाहिए सर। उसके अगले दिन मैं रेजिग्नेशन डाल रहा हूं तो आप ज्यादा बोलना मत कि तू छोड़ के जा रहा है तेरे को नहीं दूंगा सर आपको देना पड़ेगा बात खत्म। आई बात समझ यहाँ पे। तो मतलब तुम मुझे बताओ क्या इस एम्प्लॉय को ईयर 3 के आगे रुकने की जरूरत है या नहीं नहीं है। ईयर 3 के आगे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। बुकिंग फास्ट करो। टोटल हम लोग की बुकिंग कितने की होनी चाहिए थी 2500 की। कितना आपने ईयर 1 में कर लिया 625। कितना आपने ईयर 2 में कर लिया तो बाकी कितना है सारा 1250 का बुकिंग क्या कर दो खत्म कर दो क्योंकि वो लोग क्या मांग रहे हैं हमसे शेयर्स। आई बात समझ यहाँ पे। उल्टा ईयर 3 का वक्त आ गया जब आपको एक एंट्री पास करना पड़ेगा क्या
शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स टू, शेयर कैपिटल टू, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों ऐसा? क्योंकि देना पड़ रहा है भाई, सीधी बात है। तुम अब 4 में बुक करके क्या साबित कर रहे हो वैसे भी? अरे बोलो। अब आगे देखो, पहले तो एक बार इस पार्ट का सोल्यूशन हम देखते हैं। ये देखिए, मार्केट कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। वापस से क्या लाइन लिखी है, क्या निकालते वक्त? फेयर वैल्यू निकालते वक्त। कब की? ग्रांट डेट की। और सर्विस कंडीशन हम लोग जो है वो कंसीडर तब करते हैं कि एक्सपेक्टेड कितने टाइम में एक्सरसाइज हो जाएगा। एंड ये वेस्टिंग पीरियड के दौरान क्या होती रहती है? री एस्टिमेट। बहुत सही लाइन है, मैं तो बोलता हूं ये लाइन को आपको वो जो है ना पॉइंट्स टू बी नोटेड वहां पे लिख लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट बेस्ड कंडीशन या सर्विस कंडीशन का अगर कोई भी सवाल आता है तो ये 3 लाइनों के बिना वो अधूरा है। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक मुद्दा एस्टैब्लिश नहीं होगा। लाइन क्या है? मार्केट कंडीशन को ऑलरेडी आप कंसिडर कर लेते हो जब आप क्या निकालते हो? फेयर वैल्यू। कौन से दिन पे निकालते हो? ग्रांट डेट पे। हावेवर सर्विस कंडीशन जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं जब एक्सपेक्टेड वेस्टिंग राइट टू बी एक्सरसाइज्ड एस्टिमेट कर रहे हैं। और ये वेस्टिंग पीरियड के दौरान क्या करते रहते हैं? री एस्टिमेट। अब आपको क्या लिखा है? हावेवर इफ मार्केट रिलेटेड कंडीशन इज फुलफिल्ड बिफोर इट इज एक्सपेक्टेड, तो सारा रिमेनिंग एक्सपेंस आप क्या करोगे? इमीडिएटली चार्ज ऑफ करोगे। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन जो है वो ज्यादा समय लेता है तो ओरिजिनल एक्सपेक्टेड पीरियड ही फॉलो होगा। जैसे केस बी क्या था? 5 साल ले रहा था, तो तब आपको बुकिंग 4 साल के अंदर खत्म कर देनी है। आ रही है बात आपको समझ? राइट। तो देखिए, जब मार्केट कंडीशन आपका 5 साल ले रहा था तो आपने बुकिंग 625 625 625 625 करके खत्म कर दी। यस। यस। नहीं, शेयर्स आप तभी दोगे जब 5th ईयर के अंदर मार्केट कंडीशन मीट होगा, बिकॉज ये कंबाइंड कंडीशन था। तो खाली 4 साल रुकना जरूरी नहीं था। मैं तो बोलता हूँ एम्प्लॉय को पता भी नहीं था कि हम 4 साल एक्सपेक्ट करके चल रहे। ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी बुकिंग डिवाइड करने के लिए। एब्सोल्युटली। एम्प्लॉय तो अगर 2 साल में भी उसका काम अगर मार्केट कंडीशन वाला मीट हो जाता है तो वो एलिजिबल है। और अगर 8 साल में भी नहीं होता है तब तक वो लटका रहेगा। तो ये वो वाली बात है। ये 4 साल गुप्त है। वो खाली किसको पता है? हमें पता है एज अ कंपनी। एम्प्लॉय को तो इसकी भनक भी नहीं है। मार्केट कंडीशन दोनों के हाथ में नहीं है, ना एंटिटी के हाथ में है ना एम्प्लॉय के हाथ में। आई बात आपको समझ? अरे बोलो। पक्का। एक अच्छा कंक्लूजन लिख देते हैं कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर। कहाँ लिखेंगे सर? अ, मैंने क्वेश्चन बैंक के पीछे भी आई गेस खाली पेज छोड़ा हुआ है, और कॉन्सेप्ट नोट्स के पीछे भी। ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट नोट्स पे लिखना रहेगा। यस। मार्केट कंडीशन की जो प्रोबेबिलिटी है कि वो फुलफिल होगी कि नहीं होगी, वो वैल्यूअर और मैनेजमेंट बैठकर करता है, उसमें चार्टेड अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं है। बट जहां पे वैल्यूअर एक्सटर्नल नहीं बुलाया है तो उसमें आपका ऑडिट बीच में आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एफआर और ऑडिट अगर कोई एक आदमी आपको पढ़ा दिया तो वो बहुत सही जाएगा, इन सिंक। क्योंकि ऑडिट के अंदर ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जहां पे एफआर के एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड्स में एक स्टैंडर्ड्स में एक स्टैंडर्ड आता है कि जब आप किसी दूसरे एक्सटर्नल पार्टी की हेल्प ले रहे हो, जैसे 600 की सीरीज में आता है जितना मुझे याद है। एक है 600, एक है 610, और एक है 620, और एक 615, ऐसा सीरीज है। उसमें 620 जितना मुझे याद आ रहा है कि अगर आपने किसी एक्सटर्नल की हेल्प ली है तो इन दैट केस वो किस तरीके से आपको जाना है। अब उसमें आदमी वो इंडिपेंडेंट था मैनेजमेंट के साथ या इंटरडिपेंडेंट था, इन सारी बातों पे पता चलेगा कि आप कितना एक्सटेंसिव जाओगे। आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे या दूसरा कौन सा था? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। दो प्रोसीजर थे मेरे हिसाब से। ये सब बताता है कि तुम्हें कितना वापस से पढ़ने की जरूरत है। राइट। ऐसे कुछ था भाई। हाँ, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, रेशियोज के थ्रू भी आप निकाल सकते हो व्हाटसोएवर। ऑडिट एकदम फ्रेश माइंडसेट के साथ पढ़ना। मैम को पहले ही दिन बोल देना, मैम कुछ याद नहीं है। ऐसा पढ़ाना कि आपने पढ़ाया ही नहीं था हम लोग को। है ना? राइट। परफेक्ट। हाँ, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट्स के पीछे कंक्लूजन लिख रहे हैं। राइट। 600 की सीरीज छोड़ के गया था। लिख। ये सही क्वेश्चन था। क्या आया भाई चैट सेक्शन में? शांगी का। सर सेकेंड ईयर में भी वेस्टिंग पीरियड का रेशियो 1/4। देखो शांगी,
आप यहाँ पे सेकेंड ईयर में 2500 इंटू 2/4 -625 लिख सकते हो, आंसर सेम ही बैठना है। तो मतलब बाय डिफॉल्ट वो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही एम्प्लॉय था तो इसलिए आप वैसा कर सकते हो। तो जब करेगी तो भी सेम ही आंसर आना है ऐसा, ठीक है ना? क्लियर है शांगी? हाँ भाई लिखो यहाँ पे। यस। परफॉर्मेंस के अंदर नॉन मार्केट इंक्लूड नहीं होता। हाँ, नॉन मार्केट इज परफॉर्मेंस, मैं लिखा रहा हूं अभी, देख ले, ठीक है ना? देखो कंडीशन यहाँ पे ऐसा लिखो, कंडीशन भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। पहली होती है जिसे हम बोलते हैं सर्विस कंडीशन। दूसरी हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन। देखो इन दोनों को क्वेश्चन जो है वो एक और वर्ड से बुलाता है, नॉन मार्केट कंडीशन, क्योंकि ये मार्केट फैक्टर्स के ऊपर लिंक नहीं है, मार्केट शेयर प्राइस पे लिंक नहीं है। सो इसीलिए इनको एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम है ये? नॉन मार्केट कंडीशन। जो तू बोल रहा है आई गेस वो अब रिजॉल्व होना चाहिए कि लोग सर्विस और परफॉर्मेंस को ही क्या बोल रहे हैं, नॉन मार्केट कंडीशन। देन उसके बाद एक्सक्लूसिवली तीसरा कौन आ गया? मार्केट कंडीशन। और फिर चौथा आ गया नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन, ठीक है ना? नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन, ओके। अब हम लोग का ये चारों कंडीशन किस तरीके से साउंड कर सकता है वो देखो। सर्विस कंडीशन का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड, या वेस्टिंग पीरियड 3 साल। शांत आ। मैं बोलता हूं सर्विस कंडीशन तो सबके साथ बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है, क्योंकि कोई आदमी छोड़कर चला गया और उसके 2 साल बाद अगर बाकी कंडीशन मीट भी हो रही है तो गलत बात है भाई। तो सर्विस कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट सबके साथ आ ही जाता है कि जब ये शर्त पूरी होगी तब तक तू टिका होना चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है सर्विस कंडीशन, राइट? परफॉर्मेंस कंडीशन यहां पे लिखो आप, राइट, कि सेल्स हो गया, पैट हो गया, ये हमको बढ़ाना है, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। मार्केट कंडीशन का मतलब हो गया हमें शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज करना है, जो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। हर्षद मेहता थोड़ी ना अपने, शेयर प्राइस हमें इंक्रीज करना है, दैट इज मार्केट कंडीशन। और नॉन परफॉर्मेंस है बारिश, रेन, या गवर्नमेंट, या फॉरेन पॉलिसी। तुम बोलोगे सर इसका एम्प्लॉय से क्या लेना देना, इसलिए तो नॉन परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉय से कोई लेना देना ही नहीं है, ओके। अब यहां पे देखो, ये दोनों कंडीशन को लेकर इस तरीके से आपको लिखना है, while calculating while calculating fair value on grant date, while calculating fair value on grant date, these two conditions are considered and allowance का मतलब है डिडक्शन, अलावेंस का मतलब है डिडक्शन, अलावेंस इज मेड फॉर probability of not meeting these condition। जैसे अगर फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन आ रही है 100 रुपया, तो हम लेस माइनस कर देंगे डिडक्शन 30% चांस दैट कंडीशन विल नॉट मीट। 30% चांस दैट कंडीशन विल नॉट मीट। तो भाई 100 में से 30 माइनस कर दिया, हमारी फिर फेयर वैल्यू कितनी आनी है? 70, राइट?
तो इसका मतलब यही हो गया डिडक्शन का। अब वो 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ये सब हमारा मुद्दा नहीं है, ये सब मैनेजमेंट और वैल्यूअर का मुद्दा है, राइट। आगे लिखो, while booking expense while booking expense during vesting period, while booking expense during vesting period, expectation of meeting above two condition is ignored. Reason: same is considered while calculating fair value on grant date. While booking expense during vesting period, expectation of meeting above two condition is ignored. Reason: same is considered while calculating fair value on the grant date. Okay. और इसके रेफरेंस में आप प्लीज वो क्वेश्चन लिखिए। दो क्वेश्चन थे उसमें से मार्केट बेस्ड वाला कौन सा था? 13th। दो क्वेश्चन थे ना, 19। मार्केट बेस्ड वाला 19 था। अब हम लोग जो लिख रहे हैं वो 20th वाला, सॉरी 18th वाले के लिए लिख रहे हैं। यस, ठीक है। डन मीत, चलिए यहां पे आइए। यहां पे लिखिए, ठीक है बेटा, मेरे कारण थोड़ी ना बाकी। सर्विस के लिए, हाँ वेस्टिंग पीरियड आप लिख सकते हो, राइट, ठीक है ना। हाँ भाई, ये लिख लिया सर? यस सर। बेटा जानवी को कोई हेल्प करो यार लिखने में। यहां पे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, राइट। दीज टू कंडीशन are not considered while calculating fair value on grant date. Hence, probability or expectation of meeting slash not meeting probability or expectation of meeting slash not meeting these condition will be considered during vesting period. और इसलिए लिखो इन एनी ईयर if there is a
expectation, if any year there is a expectation that these condition will not be fulfilled, then booking will be reversed. जैसे हम लोग का हुआ था ईयर 2 के अंदर, बुकिंग अपन ने क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था। तो कोई भी साल अगर लगता है कि भाई ये कंडीशन फुलफिल नहीं होने वाली है, तो हम बुकिंग को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या है रेफरेंस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18, राइट, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये हम लोग का कंडीशन को लेकर क्वेश्चन था। ओके, एक्चुअल पीएनएल ही जाएगा, देयर इज नो फेक पीएनएल, एक्चुअल पीएनएल, यस। वेस्टिंग पीरियड के दौरान जो भी हो रहा है वो सब एक्चुअल पीएनएल में ही जाएगा। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डन। भाई ये कंडीशन को लेकर क्लियर है? रौनक ऑनलाइन एक बार जनता, आदित्य, हेमान, ईशान, कृपा, निधि, निष्ठा, प्रांजल, टिशा और विधि, क्लियर? बाप रे बाप, ठीक है, हम सब आ जाते हैं आजकल, राइट? प्रिशा डन। अब हम लोग का टास्क है कि यार जो भी बचे कुचे क्वेश्चंस है, लेट्स कंप्लीट दोस क्वेश्चंस। इक्के दुक्के में होमवर्क दूंगा, बाकी तो अपने क्लास में लगभग सॉल्व प्रॉपर्ली कर लिए, राइट? चलिए हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, राइट। भाई सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 करने जा रहे हैं। ये न्यूली इंट्रोड्यूस क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे बनते हैं, क्योंकि एक बार भी ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, बट अभी रिसेंट आरटीपी में ये आया हुआ था, तो चांस अच्छे खासे बनते हैं इसके, राइट? On 1st April 2001, an entity enters into a share-based payment arrangement with its employee. The terms of award are as... ए भाई तो आज जल्दी जा रहा है। कुछ खाया नहीं है बेटा, ठीक, ऑल द बेस्ट। चलिए, on 1st April 2001, an entity enters into share-based payment arrangement with an employee. The terms of award are as follows. Employees are required to work for the entity for 5 years. Vesting period 5 years है आपका. After that, they will be receiving a cash payment equal to value of entity share. ये क्या लग रहा है? सार सार लग रहा है सर, क्योंकि आपको पेमेंट किस फॉर्म में मिलने वाली है? कैश के फॉर्म में। लेकिन क्या मस्त बात बोली है, इफ एंटिटी अचीव अ सक्सेसफुल आईपीओ ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड, हमारा अगर अच्छा आईपीओ आ जाता है इन 5 साल के दौरान, द एम्प्लॉय विल रिसीव फ्री शेयर्स रेदर देन कैश। मतलब ये कितनी सही बात है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का शेयर एम्प्लॉय लेके कर भी क्या लेगा, किसी को बेच भी नहीं पाएगा, लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, अगर हमारा आईपीओ आ जाएगा तो यही 5 साल बाद मैं तेरे को कैश ना देकर क्या दूंगा, शेयर्स। बहुत बढ़िया भाई, यहां लिखा हुआ है कि सो एम्प्लॉइज माइट रिसीव फ्री शेयर एट द टाइम ऑफ आईपीओ और कैश पेमेंट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, बट नॉट बोथ। दोनों सच मिलेगा क्या? नहीं नहीं। नो एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू लीव, सब एकदम लॉयल है भाई, राइट? लॉयल्टी लेवल ओपी। एट द डेट ऑफ द अवार्ड until the end of the 2nd year, it was not probable that successful IPO will occur before year 5। मतलब देखो, जिस दिन आपने अवार्ड दिया था और 2nd ईयर का एंड जब तक चल रहा था, तब तक मेरे को लग रहा था कि कोई आईपीओ वाईपीओ आने वाला नहीं है। तो तुम बुकिंग कैश बेस्ड पेमेंट समझ कर रहे होंगे, एसबीपीएल वाला हिसाब, है ना? आगे क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ द ईयर 3 अ सक्सेसफुल आईपीओ बिकम प्रोबेबल एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि बस वो दिन आ चुका है जब हम लोग बीएससी में जाके क्या बजाने वाले हैं, बेल बजाने वाले हैं। और वो फेक वाली नहीं, रियल वाली।
एनएससी में, सॉरी। एट द एंड ऑफ द ईयर 3 a सक्सेसफुल आईपीओ बिकम्स प्रोबेबल एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि ये कब होने वाला है, ईयर 4 में। ईयर 4 में सक्सेसफुल आईपीओ आया और एम्प्लॉय को मुफ्त के शेयर्स मिले। द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड अवार्ड ऑल्टरनेटिव इज 1000 एट द ग्रांट डेट एंड द फेयर वैल्यू ऑफ कैश सेटल्ड ऑल्टरनेटिव, इग्नोरिंग द प्रोबेबिलिटी दैट आईपीओ विल हैपन इन द फ्यूचर। कैश सेटल्ड अवार्ड के आपको ना फेयर वैल्यूज देके रखे 50, 500, 100 और 50। कैसे बुकिंग होगी, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो, बीच में बुकिंग आपकी अचानक से शिफ्ट हो रही है। जो आपको पहले लग रहा था कैश बेस्ड ऑप्शन है, वो अचानक से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आई बात आपको समझ? चलिए मैं बोलता हूं, बदलाव आया है, वो दिन आपके लिए बड़ा होगा। उसके पहले 2 दिन तो आप कर सकते हो ना, ईयर 1 के एंड पे और ईयर 2 के एंड पे। बताइए, सारे एम्प्लॉयज लॉयल थे, कितने एम्प्लॉयज है भाई? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किसी को दिख रहा है क्वेश्चन में? इसीलिए लॉयल था वो। नहीं नहीं, देखो ऐसे कायदे अनुसार तो एक नहीं है, बिकॉज प्लूरल दिया हुआ है, एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर। ठीक है, कोई नहीं, राइट। हाँ भाई, मैं ना इसका सीधा सोल्यूशन में बता रहा हूं व्हाट दे हैव डन। पहले साल 50 के हिसाब से बुकिंग की होगी, क्योंकि हम लोग का ये ऑप्शन पहले हम लोग क्या मान के चल रहे थे, कैश सेटल्ड है। तुम बताओ ये 50 वाली बुकिंग कितने साल में आपने स्प्रेड की होगी? तो देखो, हम लोग ने बहुत बड़े अमाउंट की बुकिंग कर दी है, 10 रुपया 10 रुपया। क्या एंट्री पास किया अपन ने? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, एम्प्लॉय विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी 10 रुपया और 10 रुपया। सेकेंड ईयर का एंड देखो, सेकेंड ईयर के एंड पे भाव सीधा कितना चला गया, 500। 500 इंटू 1/5, नहीं 2/5 कितना होता है, 200। और उसमें से कितनी बुकिंग हो चुकी है, बची कितनी है? तो 190 की अपन ने बुकिंग कर दी 2003 में। आई गेस ये 2 साल तो क्लियर है। अब ईयर 3 पे अचानक से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बिकॉज आपको एसबीपीएल का कुछ काम ही नहीं आना है। आपका सारा काम किसका आना पड़ा है, एसबीपीआर। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्यों एसबीपीआर? क्यों एसबीपीआर? बिकॉज अब शेयर्स देने हैं ना, तो जितना भी पैसा एसबीपीएल में था वो सब किस में शिफ्ट कर दिया, इनटू एसबीपीआर। तो मेरे 200 रुपए जो एसबीपीएल में थे वो किस में शिफ्ट हो गए, इनटू एसबीपीआर। लेकिन अगर आप एसबीपीआर मानते हो तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है भाई, जितना आपने किया है उतना काफी नहीं है। आई बात समझ? यस। हाँ। यस। हाँ हाँ, तो वही बोल रहा हूं कि कंपनी जब आपकी एक्सपेंस बुकिंग करती है तो इन दैट केस हमें क्या देना पड़ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी वो साथ साथ लेकर चलती है। ये मार्केट कंडीशन नहीं है, आप समझो। आईपीओ लाना ना लाना ये कंपनी के हाथ में होता है। आईपीओ की प्राइस जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, मार्केट में लिस्ट होना, ये मार्केट है। ये तो अपने हाथ में है भाई, पूरा का पूरा आईपीओ लाना नहीं लाना। आई बात समझ? हाँ। आईपीओ एब्सोल्युटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। अच्छी खासी अगर अपनी नेटवर्किंग होके रखी है तो भाई बढ़िया सब्सक्राइब होगा, ओवर सब्सक्राइब। हाँ। यहाँ पे ये कंबाइंड ऑप्शन नहीं है, आप समझ लो वी आर नॉट गिविंग द चॉइस टू द एम्प्लॉयज। हाँ मतलब माइट यहाँ पे, देखो क्वेश्चन की जो थीम है उसमें इन्होंने चॉइस की तरह कंसिडर किया ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन की थोड़ी सी वर्डिंग्स और बेटर हो सकती है। इधर क्वेश्चन में फील क्या आ रहा है कि तू कैश भी ले सकता है या क्या ले सकता है, शेयर्स। हाँ मतलब वेरी ट्रू वेरी ट्रू। मतलब कायदे अनुसार क्वेश्चन का थीम ऐसा है कि हमने ऑप्शन दिया हुआ है, बट आंसर कैसे मान के चल रहा है कि ये कंपलसरी है कि आपसे कैश बेस्ड ऑप्शन आपको ना मिलकर क्या मिलने वाले हैं, शेयर्स। तो देर इज अ मिस्टेक इन देयर वर्डिंग्स, आप ये नोट कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर और बेटर क्लैरिटी हो सकती थी कि पूरे ही कैश वाले कंपलसरी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनटू द शेयर्स। आई बात समझ यहाँ पे? चलिए, हम लोग ने यहाँ पे ईयर 3 पे एंट्री क्या मारी है, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स। क्या ये 200 200 क्लियर है? अब मुझे बताओ, हमारा इस डेट पे रिजर्व्स पे पैसा हो कितना जाना चाहिए था? फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट आप लो, तो अगर हम लोग ने इक्विटी सेटल्ड अवार्ड रखा होता
तो अमाउंट क्या थी? 1000 की। अरे बोलो, 1000 की जो अमाउंट है वो कितने बुकिंग हम लोग की हो जानी चाहिए थी? 1000 इंटू 4, 4 साल। बोलो 4 या 5, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या है? कितने साल में आईपीओ आ जाएगा? क्या है एक्सपेक्टेड? 4 साल। तो उसके बाद रुकना पड़ेगा क्या? इधर क्या लिखा है? ईयर 3 पे हमको लग रहा था कि आईपीओ कितने साल में आ जाएगा? 4 साल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू 3/4। तो मेरा बुकिंग कितना हो जाना चाहिए? 750। लेकिन रिजर्व्स में पैसा कितना पड़ा है? 200। तो मतलब मेरे को एडिशनल बुकिंग कितने की करनी है? 550। आई बात समझ? सर मैंने 5 साल क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये नॉन मार्केट कंडीशन थी। नॉन मार्केट कंडीशन में आप देखते हो कि वो कितने साल में फुलफिल हो सकती है और उसके हिसाब से ही आप बुकिंग करते हो। वाई नॉन मार्केट कंडीशन? बिकॉज आईपीओ लाना मार्केट के हाथ में नहीं होता है। आईपीओ लाना किसके हाथ में होता है? एनटीटी के हाथ में होता है। आई बात आपको समझ? 4th ईयर पे जब सक्सेसफुली लॉन्च हो गया अपना आईपीओ, तो आपने 1000 सोच के रखा था बुकिंग करोगे आप, 200 रिजर्व्स में चले गए थे, 550 चले गए थे, कितने बच रहे? 250। तो ईयर 4 पे आपने 250 का किया, एंड लास्ट में शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू शेयर कैपिटल, राइट? फिर भी क्वेश्चन के अंदर स्लाइटली क्या है, वर्डिंग थोड़े से ट्विस्टेड है। आप यहां पे लिख दो, इन क्वेश्चन it can be seen in question it can be seen that company has provided choice of either receiving shares or receiving cash, but in solution it looks like it was compulsory that if IPO is successful, then only shares will be given. So there is confusion in question. देखो कल जाके आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगे इसलिए ये स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं कि क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो है भाई, राइट? वो दे रहा चॉइस है, तो कायदे अनुसार तो अपने को मिक्स वाला यूज करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 34 साल, अरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी नहीं दिए भाई, ऊपर लिख दिया एम्प्लॉयज, और बुकिंग किसके लिए कर रहे हैं? एक जन के लिए कर रहे हैं। तो एक तो वो वाला मुद्दा भी है, राइट? तो अब वही है ना, एक जन ही है, उसने शेयर्स लिए, कैश लिए, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है ऐसा, तो थोड़े से इनपुट्स और ज्यादा बेटर दिए जा सकते थे, राइट? हाँ, तो फिर अपने वापस SBPR टू SBPL पे चले जाते। बट उसमें क्या होता फिर कि SBPR में एक्स्ट्रा बुकिंग चली गई है। अगर तू देखेगा SBPL की अमाउंट कितनी छोटी छोटी आ रही थी, 50, और उधर कितनी आ रही है? 1000। तो SBPR में कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी आ गई जो SBPL में जानी ही नहीं चाहिए, बिकॉज उतनी नीड ही नहीं है, तो फिर वो रिटेन अर्निंग्स में डालनी पड़ेगी आपको। मतलब रिटेन अर्निंग्स या PNL, वेस्टिंग पीरियड के दौरान अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा बुकिंग करते हो तो वैसे तो कहाँ जाता है वो? PNL जाता है। वेस्टिंग पीरियड के बाद कहाँ जाता है? रिटेन। वेस्टिंग पीरियड के दौरान SBPR से भी कहाँ जाता है? PNL। वेस्टिंग पीरियड के बाद SBPR से कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग्स। ये मैंने बोल दिया था काफी टाइम तक। हाँ, क्योंकि वो बात का भी सेम है और पहले का भी स्टांस सेम है, राइट? हाँ। अरे बोलो क्लियर है ना रिवर्सल वाला पार्ट? वेस्टिंग पीरियड के दौरान अगर रिवर्सल हो रहा है तो बी इट एनी ऑप्शन, कहाँ जाना है वो? और वेस्टिंग पीरियड के बाद हो रहा है तो अगर ईसॉप्स है तो रिटेन अर्निंग्स, और सार है तो PNL। ये क्लियर है एकदम अच्छे से? यस। बट ये क्वेश्चन आपका नया टाइप का क्वेश्चन है, देखो RTP May 25 का है। जब तुम इंटर दे रहे थे तब फाइनल वाला ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ध्यान रखना, आप फाइनल दोगे तो शायद आपके पेपर में दिख जाए।
33 वाला डन, 32 वाला हम लोग ने कर लिया ऑलरेडी, 31 डन, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 लिखो यहां पे होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 लिखो यहां पे होमवर्क। हम लोग ने 29 के जैसा भी एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये भी आपको घर से एक बार ट्राई करना है, ओके। ऐसा सेम अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है, ये घर से आपको 29 ट्राई करना है। उसके पहले 28 अपन ने कर लिया, आई गेस 28 को सुपरस्टार सवाल का नाम भी दिया था अपन ने, बहुत जरूरी सवाल है। 27 आप लिख दो, अभी नहीं करना आपको, यहां पे ब्रैकेट में मैं लिखा रहा हूं टू बी कवर्ड आफ्टर इंड एस 101, टू बी कवर्ड आफ्टर इंड एस 101। सर ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर ऐसे एक आध क्वेश्चन दिखेंगे क्या? बिल्कुल दिखेंगे भाई। 101 क्या है वो आप समझ लो, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। 101 का मतलब है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एस। क्या नाम है? फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एस। मैं बता देता हूं, आई गेस आपको ये वाली बात पता होगी कि लिस्टेड कंपनी इंड एस आने से पहले क्या फॉलो कर रही थी? एएस। तो अब एएस में कोई ईसॉप ऑलरेडी चल रहा था और अचानक से वो सेम ईसॉप अभी तक वेस्ट हुआ नहीं है या उसका एक्सरसाइज होना बाकी है, तो वो पुराने ईसॉप्स एएस के हिसाब से ही हैंडल होते रहेंगे या इंड एस के हिसाब से होंगे? अगर होंगे तो यहां पे तो बुकिंग अलग बोली है और वहां पे बुकिंग कुछ और बोली है, तो वो जो ट्रांजिशन का फेज है, क्या होता है ट्रांजिशन? इफ यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम एएस टू इंड एस, तो वो जो ट्रांजिशन का फेज है वो किस तरीके से हैंडल होगा, वो हर एक के लिए किसने बताया हुआ है? 101 ने बताया हुआ है। तो वो 101 के अंदर अपने बाय डिफॉल्ट एक बार समराइज भी हो जाता है कि भाई ये सारे इंडेस में क्या था। तो ये 101 का काम हो गया कि एएस से अगर इंडेस में जा रहे हैं तो कैसे आपको हैंडल करना है। ये बात क्लियर है एकदम अच्छे से? तो वो 102 से ज्यादा 101 बताएगा, ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 अपन ने कर लिया था, अरे बोलो, हो गया था ना? एक्चुअली कल मैंने ऐसे स्टार्ट करने शायद बोल दिया था, माइट भी 26 नहीं किया था ऐसा। मैं एक बार रीडिंग कर लेता हूं, तुम देख लेना, अगर तुम बोलोगे सर हाँ ऐसे टाइप का किया हुआ है तो अपने जाने देंगे, वरना कर लेंगे। अभी देख लो, मैं फास्ट रीडिंग कर रहा हूं। क्या अनाउंस किया अपन ने? सार, सारे एम्प्लॉयज के लिए। और एम्प्लॉयज क्या मांग सकते हैं सार के बदले में? कैश। और लिखा हुआ है कि अमाउंट इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ द मार्केट प्राइस ओवर द प्राइस ऑफ 250, मतलब 250 के ऊपर कोई भी भाव आता है कैश लेके जाना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100। और वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 साल। और आगे लिखा है फेयर वैल्यू कितनी है? 42, 46 और 48। कंपनी की एक्सपेक्टेड एस्टिमेशन दी है 2% एम्प्लॉयज लीव करेंगे एनुअली। 2021-22 में ये हो गई 3%। एक्चुअल क्या छोड़ के गए वो आपको देके रखा हुआ है। और सार जब वेस्ट हुआ तब कितने एम्प्लॉयज थे? 492। और तब इंट्रेंसिंग वैल्यू कितना था? 50। आपको बताना है हर साल का एक्सपेंस और हर साल का पेमेंट। तुम खुद से करना चाहोगे या कहीं क्लास में कर सकते हैं ना अपने? हर साल की लेटेस्ट फेयर वैल्यू के हिसाब से क्या होगी? बुकिंग। और पेमेंट किसके हिसाब से होगी? इंट्रेंसिक वैल्यू। पूरा चैलेंज इस क्वेश्चन में खाली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने एक्सपेक्टेड है वो निकालना है, वो ध्यान में रखना। आई बात समझ यहां पे? बोलो। तो ये एक क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं, बट इसका हम डिस्कशन कर लेंगे, राइट? ये 2-3 दिनों में आपको करके रखना है। 25 हम लोग ने कर लिया, राइट? 24th क्वेश्चन भी सार पे ही है, ओके। देखो क्या लिखा है। Ryder, a public limited company, is reviewing certain events which have occurred since its year ended 31st March 24. The financial statement were authorized for issue on 12th May 24. The following events are relevant to the statement. The company granted SAR to its employee on 1st April 2022 based on 10 million shares. ये number of shares है. At the date rights are exercised. मेरा लैप ये बंद हो गया ये, मतलब फिर मेरे को ऐसा लगता ग्रुप में क्या मैसेज डालूंगा, ये चल रहा है मेरा टैब बंद हुआ है ऐसा, ठीक है ना? मैं यहाँ पे फिर मुझे लगता है 5-4 क्वेश्चन तो अपने है ही इसको लेकर, राइट? एक दिन अपने दे देंगे और फिर बीच में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। पहले मुझे ये बता दो
ये जो कल इंस्टीट्यूट का इवेंट है क्षितिज, उसमें कितने जन जा रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, कितने बजे इवेंट है बेटा? सुबह सुबह ही? हाँ। नहीं भाई, 3 जन जा रहे हैं तो फिर तो ले सकते हैं ना अपने। हाँ हाँ। यार वो बीकॉम का एग्जाम जब तक चल रहा है। कोई है भाई एनी बीकॉम पर्सन? अभी तक तो नहीं बचा होगा, वो निकल लिया होगा। एनी बीकॉम पर्सन जो 8:45 वाला बैच? 9 to 10:30 ना? ठीक। वही बोल रहे 8:45 वाला मत रखो। है भाई, मतलब मैं एक्चुअली फिर इसके पहले वाला बैच कम ले पाता हूँ। वो थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आती है। हाँ। ऐसे लिखना पड़ेगा, बैच टाइम 8:50, बैच स्टार्ट टाइम 9, तो तुम साइकोलॉजिकली ऐसे मानते हो कि बैच 9 बजे चालू हो जाएगा, भागते हैं अपने ऐसा। हाँ, तो भी 9 बजे आएगा। ठीक है, अपने कल ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। हाँ, रुका हुआ हूँ मैं भाई। आज भाई मेरे स्टूडेंट्स मेरे को पार्टी दे रहे हैं। हाँ।